आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अमेरिकन साइको। और आप इस मूवी के मेन कैरेक्टर को सिग्मा या चैड या फिर सिग्मा मेल जो भी आप कहें उसके रूप में जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें मूवी के मेन कैरेक्टर पैट्रिक बेटमैन को दिखाया जाता है। पैट्रिक अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहा होता है। पैट्रिक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और उसे शो ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, जैसे कि महंगे डिज़ाइनर सूट्स पहनना, काफ़ी महंगे होटल्स में डिनर करना। और पैट्रिक के फ्रेंड्स भी बिल्कुल उसके जैसे ही बनावटी या फिर शो ऑफ करने वाले हैं। पैट्रिक अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि वो किन किन महंगी चीज़ों का यूज़ करता है और इसी के साथ वो अपने साथियों को उसका बिजनेस कार्ड भी दिखाता है और ये कार्ड काफ़ी अच्छा और महंगा होता है। सब लोग पैट्रिक के कार्ड की तारीफ़ करते हैं, लेकिन तभी पैट्रिक के ही ऑफिस में काम करने वाला एक बंदा पॉल एलन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है, जो कि पैट्रिक के कार्ड से भी महंगा और अच्छा होता है। इस बात से पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल पैट्रिक और पॉल के बीच हमेशा ही महंगी और शो ऑफ करने वाली चीज़ों के बीच कंपटीशन लगा ही रहता है और इसीलिए पैट्रिक उससे बहुत ज़्यादा नफरत भी करता है। इसके बाद रात होने पर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है, जो कि पॉल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो सारा गुस्सा रास्ते में मौजूद एक भिखारी पर निकालता है। वो उस भिखारी को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पैट्रिक को पॉल से बात करते हुए दिखाया जाता है। पैट्रिक पॉल को क्रिसमस के मौके पर अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है और पॉल भी डिनर के लिए मान जाता है। इसके बाद हम पॉल को पैट्रिक के घर पर देखते हैं, जहां पैट्रिक एक म्यूज़िक ट्रैक चलाता है और उस गाने की खूबियां पॉल को बताने लगता है। थोड़ी देर में पैट्रिक एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और पॉल को उससे मारने लगता है। थोड़ी ही देर में पॉल मारा जाता है और इसके बाद वो पॉल की डेड बॉडी को वहाँ से कहीं और ले जाकर छिपा देता है। साथ ही पॉल के अपार्टमेंट में जाकर एक लंदन जाने का टिकट वहाँ पर रख देता है। साथ ही उसके कपड़े पैक करके वहाँ से ले आता है। दरअसल वो इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए ये सब कुछ करता है ताकि वो ये शो कर सके कि पॉल लंदन विजिट पर गया हुआ है। इसके बाद हमें पैट्रिक को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। तभी वहाँ उससे मिलने एक डिटेक्टिव आता है, जो कि पॉल एलन के अचानक गायब होने के केस पर काम कर रहा होता है। वो यहाँ केवल जनरल इन्फॉर्मेशन लेने आया होता है, जैसे कि पैट्रिक ने लास्ट टाइम पॉल को कब देखा था। पैट्रिक उसे झूठे जवाब देकर वहाँ से जाने को बोलता है और ऐसा बिहेव करता है मानो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो। इसके बाद रात होने पर पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर लेकर आता है और कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करने के बाद वो उन्हें टॉर्चर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों प्रोस्टिट्यूट जख्मी हालत में होती है और पैट्रिक से अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन हमें पैट्रिक को ऑफिस में दिखाया जाता है। थोड़ी देर में वहाँ उसकी सेक्रेटरी आती है, जो कि पैट्रिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डिनर पर अपने घर इनवाइट करता है और वो तुरंत डिनर के लिए मान जाती है। इसके बाद रात होने पर वो पैट्रिक के घर आती है, जहाँ पैट्रिक म्यूज़िक चालू करता है और अपनी सेक्रेटरी को बातों में उलझाए रखता है और एक मशीन लेकर उसे पीछे से मारने ही वाला होता है। तभी पैट्रिक के कॉल आंसरिंग मशीन में एक रिकॉर्डेड कॉल चालू होता है, जिसमें पैट्रिक की गर्लफ्रेंड ने उसे मैसेज किया होता है। इस मैसेज को सुनकर पैट्रिक की सेक्रेटरी को बुरा लगता है कि शायद वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, इसीलिए वो पैट्रिक को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डिटेक्टिव वापस पैट्रिक से मिलने आता है। ये वही डिटेक्टिव है जो पॉल एलन के गायब होने के केस पर काम कर रहा होता है। वो पैट्रिक को बताता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि क्रिसमस के दिन पार्टी में लास्ट टाइम पॉल तुम्हारे साथ ही था। इस बात पर पैट्रिक कहता है कि हाँ, पॉल मेरे साथ ही था, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। लेकिन अभी भी डिटेक्टिव के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है, लेकिन उसे पैट्रिक पर पूरा शक हो गया होता है और पैट्रिक भी ये बात समझ जाता है। इसके बाद रात होने पर पैट्रिक फिर से उसी प्रोस्टिट्यूट के पास आता है, लेकिन इस बार वो पैट्रिक के साथ आने से मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार पैट्रिक ने उसे इतना मारा था कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। पहले तो वो पैट्रिक को मना कर देती है, लेकिन पैट्रिक उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑफर करता है और साथ ही उसे ना मारने का वादा भी करता है, इसीलिए वो मान जाती है। इसके बाद वो फिर उन दोनों प्रोस्टिट्यूट के साथ टाइम स्पेंड करता है। इसी दौरान वो एक लड़की को मार देता है। ये देखकर दूसरी लड़की वहाँ से भागने लगती है। पैट्रिक उसका पीछा करता है। वो लड़की भागते हुए एक कमरे में आती है, जहाँ पैट्रिक ने काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ को लटका रखा होता है। इस बात से वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागती है, लेकिन पैट्रिक ऊपर से उस पर एक चेनसो फेंक देता है। चेनसो पेड़ काटने का एक औजार होता है। वो जाकर सीधा उस लड़की पर गिरता है, जिससे वो लड़की वहीं पर मारी जाती है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और पैट्रिक एक एटीएम मशीन से कैश निकालने आता है। तभी उस एटीएम मशीन की स्क्रीन पर लिखा आता है कि फीड मी ए स्ट्रे कैट। ये देखते ही पैट्रिक वहीं पर बैठी एक बिल्ली को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। तभी एक औरत पैट्रिक को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो पैट्रिक को ऐसा करने से मना करती है। पैट्रिक बिल्ली को छोड़कर उस बूढ़ी औरत पर गोली चला देता है और वो औरत वहीं पर मारी जाती है।
गोली की आवाज़ सुनकर एक पुलिस की कार वहां आ जाती है, जिससे पैट्रिक डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन एक जगह पुलिस उसे घेर लेती है। तभी पैट्रिक पुलिस ऑफिसर्स पर गोली चलाकर उन्हें भी मार देता है। इसके बाद वो रास्ते में कई लोगों को मारते हुए अपने ऑफिस में आ जाता है। बाहर चारों तरफ पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। अब पैट्रिक को लगता है कि उसने बहुत गलत काम कर दिया और अब वो बुरी तरह से फंस गया है। इसीलिए वो अपने लॉयर को कॉल करता है और उसे सारे मर्डर्स के बारे में कन्फेस करता है। उसका लॉयर कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन उसकी आंसरिंग मशीन में कॉल रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद अगले दिन डिटेक्टिव पैट्रिक से लंच टाइम में मिलने आता है और वो पैट्रिक को बताता है कि उसके इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से पता चला है कि पॉल एलन अभी लंदन में ही है। वो बस बिना किसी को इन्फॉर्म किए लंदन चला गया, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। ये बात सुनकर पैट्रिक हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो खुद अपने हाथों से पॉल को मारा था। इस बात से परेशान होकर पैट्रिक सीधा पॉल के अपार्टमेंट में आता है, जहां उसने सारी डेड बॉडीज़ को लटका रखा था। दरअसल इतने दिन जो भी उसने मर्डर किए थे, उनकी डेड बॉडीज़ उसने वहीं पर छुपा कर रखी थी, लेकिन वहाँ पर अब एक भी डेड बॉडी नहीं होती। और तभी वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर आती है और वो पैट्रिक को बताती है कि ये प्रॉपर्टी तो पॉल की है ही नहीं। इस बात से पैट्रिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ सीन पैट्रिक के सेक्रेटरी पर शिफ्ट होता है। उसे पैट्रिक की डेस्क में एक नोटबुक मिलती है, जिसमें पैट्रिक ने बहुत सारी ड्राइंग्स बना रखी होती है और ये ड्राइंग्स बिल्कुल वैसी ही होती है जिस तरीके से पैट्रिक ने लोगों को मारा होता है। उन ड्राइंग्स को देखकर सेक्रेटरी रोने लग जाती है, क्योंकि वो ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होती है। इसके बाद सीन वापस पैट्रिक पर शिफ्ट होता है, जो अपने वकील से मिलने आता है। वो अपने वकील से कहता है कि तुम्हें मेरा कॉल रिकॉर्डिंग मिला, जिस पर वकील कहता है कि मैंने तुम्हारा कॉल सुना, तुम काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। पैट्रिक सीरियस होकर बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, जिस पर वकील उसे कहता है कि तुमने कॉल में कहा था कि तुमने पॉल एलन को काफ़ी दिनों पहले ही मार दिया, जिस पर पैट्रिक कहता है कि हाँ मैंने उसे मार दिया। इस पर वकील उसे कहता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही लंदन में पॉल के साथ डिनर किया है। इस बात से पैट्रिक परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल पैट्रिक मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होता है और वो जिससे भी नफरत करता है उसे ही अपनी इमेजिनेशन में मार रहा होता है, और ये सब कुछ वो अपनी एक बुक में ड्रॉ भी कर रहा होता है। ये वही बुक है जिसको उसकी सेक्रेटरी ने देखा होता है। यानी पैट्रिक ने किसी को भी रियल लाइफ में नहीं मारा था, वो केवल हेल्यूजिनेशन में ही ऐसा कर रहा होता है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।